बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोग बात करेंगे केमिकल रिएक्टिविटी, जो कि चैप्टर नंबर 8 है, 9th क्लास का, इसके इंट्रोडक्शन के मुतालिक। और इसमें आपके साथ जिक्र किया जाएगा मेटल और नॉन मेटल के मुतालिक, और इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में, इनके केमिकल बिहेवियर के बारे में। पीरियोडिक टेबल में बेसिकली तमाम जो एलिमेंट्स हैं, 118 एलिमेंट्स, दोज ऑल एलिमेंट्स आर बेसिकली डिवाइडेड इनटू द टू मेन कैटेगरीज, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। जो गैसेस हैं दे विल बी आल्सो कंसिडर इन द कैटेगरी ऑफ द नॉन मेटल्स, क्योंकि इनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो है वो बिल्कुल नहीं होती। तो इस वजह से अगर देखा जाए तो पीरियोडिक टेबल में दो ही किस्म के एलिमेंट्स मौजूद हैं, या तो वो मेटल्स हैं या फिर वो नॉन मेटल्स हैं। तो इनकी केमिकल रिएक्टिविटी एक दूसरे के साथ कैसी है, मेटल की नॉन मेटल के साथ, या नॉन मेटल का कैसा बिहेवियर है मेटल्स के साथ, तो इसको हम लोग जो है वो देखेंगे इस चैप्टर में कि कैसे दोनों एक दूसरे के लिए बिहेवियर रखते हैं। वैसे मेटल की बात जहाँ पे हो रही है, वहाँ पे नॉन मेटल की बात, आपस में रिएक्टिविटी की बात हो रही है। तो रिएक्टिविटी अगर आपने किसी चीज़ की देखनी है, देन यू हैव टू चेक हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स दैट एलिमेंट पोजेस इन इट्स वैलेंस शेल. So it is very easy to identify either that substance is too much reactive or least reactive. It depends upon the number of electrons present in the valence shell. ठीक है? It is too much easy to check this. For example, if an element have the one electron in its valence shell, it is too much reactive as compared to that element which have two electrons in its valence shell. तो जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे वैलेंस शेल में, रिएक्टिविटी उस हवाले से जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाएगी। अगर वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स की कमी है तो उनकी रिएक्टिविटी जो है वो ज़्यादा होगी। तो अगर आप चेक करना चाह रहे हैं कि कितनी टेंडेंसी है रिएक्ट करने की, तो आप सिंपल बहुत आसान अल्फाज में ये कह लें कि आप वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन की तादाद देखें कि वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हैं तो रिएक्टिविटी कम होगी, अगर वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स कम है तो उनकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी। ये सिर्फ मैं मेटल्स के मुतालिक बात कर रहा हूँ। अब बात, जैसा कि मैंने आपके साथ जिक्र किया कि पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स जो हैं वो दो ही तरह के हैं, मेटल्स हैं या फिर नॉन मेटल्स हैं। तो here in this chapter we will discuss about the chemical reactivity of the metals and non metals, और इनके केमिकल रिएक्टिविटी आपस में जो होगी एक दूसरे के लिए, वो भी जो है वो इस चैप्टर के अंदर देखी जाएगी। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू डिस्कस, क्योंकि मेटल्स व्हेन एवर रिएक्ट विद द नॉन मेटल्स, वो डिफरेंट किस्म के कंपाउंड्स जो है वो बनाएगा। तो थाउजेंड्स ऑफ कंपाउंड्स जो हैं वो बनते हैं मेटल्स और नॉन मेटल के आपस में रिएक्ट करने से। तो इस हवाले से इनकी रिएक्टिविटी को चेक करना जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनकी रिएक्टिविटी को देखना जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है यहाँ से, क्योंकि अगर हम डिफरेंट सब्सटेंसेस की रिएक्टिविटी को, उनकी रिएक्टिविटी एबिलिटी को देखते हुए हम जो है वो ये चेक कर सकते हैं कि आया ये सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करेगा तो हमें कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पे मेटल्स के बारे में बात करेंगे और उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे, और उसके केमिकल बिहेवियर के बारे में हम लोग जो है वो इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। मेटल्स की जो है वो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा अहमियत है। मेटल्स जो है वो आपके पास जितने मशीनरीज हैं, जितने स्पेयर पार्ट्स हैं, वो सारे के सारे मेटल से बनते हैं। जैसे आपके पास जितने ऑटोमोबाइल्स हैं, जो गाड़ियां हैं, जो जहाज़ हैं, बहरी जहाज़ हो गए, जो भी कुछ है वो तमाम मेटल से बनता है। और मेटल से क्यों बनता है? क्योंकि मेटल अपने अंदर स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्डिंग रखता है। अपनी पायदारी के लिहाज से जो है वो हम इसको गाड़ियों में इस्तेमाल करते हैं, गाड़ियों की तैयारी में इस्तेमाल करते हैं, मशीनरीज़ की तैयारी में मेटल्स को इस्तेमाल करते हैं। तो ये मेटल्स ही हैं जिनकी बदौलत हम लोग जो है वो घंटों के काम मिनटों में, मिनट्स के काम जो है वो हम सेकंड्स में कर लेते हैं। तो दैट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ मेटल्स, क्योंकि तमाम मशीनरी जो है वो सिंपलेस्ट मशीन से लेकर कॉम्प्लेक्स मशीन तक तमाम मशीनरी जो है वो मेटल से ही बनती है। तो इस हवाले से हम देखते हैं कि मेटल्स जो है वो हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा कर रहा है। तो इसलिए ज़रूरी भी था कि स्पेशली एक चैप्टर जो है वो ऐसा डिज़ाइन किया जाए जिसमें आप लोगों को मेटल्स और नॉन मेटल्स की इंपॉर्टेंस के बारे में पता चल सके, और सेकेंडली ये कि आपको ये पता चल सके कि हाउ मेटल्स रिएक्ट विद द नॉन मेटल्स, तो इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है ये भी आप लोगों को पता चल सके। तो इस लिहाज से ये एक मुनफरिद चैप्टर है आपकी किताब के अंदर। अब हम लोग आते हैं थोड़ा सा इसकी मेटल्स की टाइप्स के बारे में। वैसे तो आपको पता होना चाहिए ऑल दोज एलिमेंट्स विच हैव द एबिलिटी टू लूज देयर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स विल बी कंसिडर्ड इन द कैटेगरी ऑफ द मेटल्स। और पीरियोडिक टेबल में कोई एक मेटल नहीं है, बहुत सारे हैं, जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड,
ये सारे अपनी रिएक्टिविटी की बुनियाद पे डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किए गए हैं. सम ऑफ देम आर लीस्ट रिएक्टिव, सम ऑफ देम ऑल आर एलिमेंट्स आर वेरी रिएक्टिव एलिमेंट्स. तो इनकी बुनियाद पे हम रिएक्टिविटी की बुनियाद पे हम इनको डिफरेंट कैटेगरीज में जो है वो डिवाइड कर लेंगे. अब रिएक्टिविटी किस पे डिपेंड करती है? रिएक्टिविटी एक्चुअली डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल. जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपके साथ जो है जिक्र किया इस बात का. तो जैसे जैसे वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बढ़ती जाती है उस लिहाज से मेटल्स की रिएक्टिविटी में जो है वो कमी आती जाती है. तो आगे देखेंगे कुछ. मैं आपको कह रहा हूँ कि एग्जांपल्स के मुतालिक हम लोग बात करने जा रहे हैं, टाइप्स के मुतालिक सॉरी हम बात करने जा रहे हैं कि मेटल्स की डिफरेंट टाइप्स हैं. कुछ बहुत ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स हैं, कुछ कम रिएक्टिव मेटल्स हैं और कुछ बहुत ही कम हद तक रिएक्ट करने वाले होते हैं. तो उनमें कॉमन एग्जांपल्स मैंने आपके सामने रखी है. जैसे कि अगर हम वेरी रिएक्टिव मेटल्स की बात करें तो आपके सामने है सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम. तो ये वो एलिमेंट्स हैं जिनके वैलेंस शेल में कम इलेक्ट्रॉन है और वो थोड़ी सी आयोनाइजेशन एनर्जी लगाकर अपने इलेक्ट्रॉन्स को बहुत जल्दी लूज़ करते हैं. तो जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को जितनी जल्दी लूज़ करेगा इसका मतलब है उसकी जो रिएक्टिविटी एबिलिटी है वो उतनी ही ज़्यादा है. तो यहाँ पे जो वेरी रिएक्टिव मेटल्स हैं वो असल में इस वजह से हैं क्योंकि इनको एक तो एटॉमिक साइज़ भी डिपेंड करता है, इनके ऊपर शील्डिंग इफेक्ट भी डिपेंड करता है. सेकेंडली ये है कि इनके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं वो भी डिपेंड करता है. और इलेक्ट्रॉन अगर कम है तो वो इलेक्ट्रॉन को लूज़ करना उनके लिए कोई मुश्किल नहीं होता, तो बहुत जल्दी वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ कर देंगे. तो जो एलिमेंट्स जल्दी इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करेंगे वो बहुत जल्दी रिएक्ट करने वाले होते हैं, और जो एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करने में थोड़ा सा टाइम लगा देते हैं उनको रिएक्ट करने में भी उतना ही टाइम लग जाएगा. तो जो मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स हैं ये जैसे कि जिंक हो गया, आयरन, टिन और लेड, ये वो एलिमेंट्स हैं जो कि कम रिएक्टिव है. अब कम रिएक्टिव इस हवाले से है कि इनको इलेक्ट्रॉन लूज़ करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है. वो इस वजह से कि इनकी लेफ़्ट से राइट व्हेनेवर यू मूव इन द पीरियोडिक टेबल आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस ड्यू टू डिक्रीज इन साइज़ ऑफ एटॉमिक साइज़. तो एटॉमिक साइज़ में कमी आने के बायस जो शील्ड है वो स्ट्रॉन्ग हो जाती है एंड इट बिकम्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर दैट एटम टू लूज़ देयर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि वहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज में इजाफा हो जाएगा. तो ये वो बात है कि इस वजह से मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स भी पीरियोडिक टेबल में पाए जाते हैं दैट यूजुअली एग्जिस्ट इन अ डी ब्लॉक, तो जो कि दैट एग्जिस्ट इन बिटवीन द एस एंड पी ब्लॉक. तो सबसे आखिर में हम लोग बात करेंगे लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स. लीस्ट रिएक्टिव मेटल जैसे कि कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया. These are least reactive metals because these elements possess a maximum number of electrons in their valence shell, and it becomes very difficult for these atoms to lose their valence shell electrons. It requires a lot of energy to lose their electrons. So that's why these elements usually prefer कि वो electrons को lose ना करें. जब वो इलेक्ट्रॉन को लूज़ नहीं कर रहे तो इसका मतलब है उनकी रिएक्टिविटी भी जो है वो उसी हवाले से है. मैंने आपको बताया कि अगर आपने किसी चीज़ की रिएक्टिविटी देखनी है तो आप सिर्फ ये देख लें कि वो इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने में कितना टाइम लगा रहे हैं. तो जैसे आयरन है, आयरन जो है वो बहुत जल्दी इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है. तो इसका मतलब है कि आयरन बहुत ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है जो कि एटमॉस्फेयर में हवा और पानी जो मौजूद है वो बड़ी आसानी से आयरन से इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करवा देते हैं. गोल्ड है, सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, इन एलिमेंट्स को इलेक्ट्रॉन लूज़ करने में जो है वो बहुत टाइम लग जाता है. और हवा और पानी के अंदर जो है वो इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि वो इन गोल्ड के एटम से इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज़ करवा सके. तो इस वजह से गोल्ड हो गया, कॉपर है या सिल्वर है, इनको जो है वो किसी तरीके से जंग नहीं लगता. जंग ना लगने का मतलब है कि ये किसी तरीके से किसी से भी रिएक्ट नहीं करते. वो रिक्वायर्ड अ लॉट ऑफ एनर्जी ताकि हम लोग जो है वो इनके इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करवा सके. जब हम एक्स्ट्रा एनर्जी फराहम करेंगे तो इन दैट केस ये जो है वो अपने वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने के लिए थोड़ा सा तैयार हो जाते हैं. अदरवाइज़ नॉर्मल केसेस में ये वाले एलिमेंट जो लीस्ट रिएक्टिव हैं कभी भी अपने इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज़ नहीं करेंगे. अब आते हैं हम लोग थोड़ा सा फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल, दैट इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू डिस्कस. पहला जो पॉइंट आपको बताया गया, ऑलमोस्ट ऑल मेटल्स आर सॉलिड्स. तमाम मेटल्स जो हैं वो सॉलिड होते हैं. सिर्फ एक मरकरी एक ऐसा एलिमेंट है जो कि रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में आ जाता है. बाकी तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं बिकॉज इट पोजेस अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक एटम फोर्सेस दैट कीप्स द एटम्स टुगेदर स्ट्रांगली. और फॉर दैट वी रिक्वायर्ड अ लॉट ऑफ एनर्जी कि हम लोग उनकी बॉन्डिंग को जो है वो तोड़ सकें.
तो बॉन्डिंग को तोड़ने के लिए जहाँ पे हमें एक्स्ट्रा एनर्जी फराहम करना पड़ती है तो हम कह सकते हैं कि वहाँ पे बॉन्डिंग भी स्ट्रॉन्ग है। अगर बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग है तो हम कह सकते हैं कि वो चीज़ यूजुअली सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट कर जाती है। अब सेकंड आपको बताया गया दे हैव अ हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, इनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स जो हैं वो ज़्यादा होते हैं। अगेन इसके पीछे भी वही रीज़न है कि वाई डू मेटल्स हैव द हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। द रीज़न इज़ इट पोजेस अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस बिटवीन देयर एटम्स। उन बॉन्डिंग को, उन फोर्सेस को तोड़ने के लिए हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, तो एक्स्ट्रा टेम्परेचर फराहम करने पर ये तब जाके अपनी बॉन्डिंग्स को जो है वो तोड़ेंगे। तो इस वजह से इनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स जो है वो हाई होते हैं। दे पोजेस अ मेटेलिक लस्टर एंड कैन बी पॉलिश्ड, ये चमकदार सतह अपनी रखते हैं और इनको पॉलिश भी किया जा सकता है। ये भी एक आम सी बात है जो कि मेटल्स आपको यूजुअली चमकदार हालत में ही मिल जाते हैं। अगर चमकदार नहीं है तो आप उनको थोड़ा सा पॉलिश करेंगे तो वो दोबारा से अपनी चमकदार सतह को ज़ाहिर कर देंगे। दे आर मिलाएबल एंड डक्टाइल, दैट मीन्स के मेटल्स कैन बी कन्वर्ट इनटू द शीट्स, मेटल कैन बी ऑल्सो ड्रॉन इनटू द वायर्स। मेटल को शीट्स में भी तब्दील किया जा सकता है, मेटल्स को तारों में भी तब्दील किया जा सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसी वजह से भी हम लोग मेटल को डिफरेंट शेप्स जो हैं वो दे सकते हैं और अपने डिफरेंट पर्पसेस में इनको यूज़ कर सकते हैं। Point number 5, they are the good conductors of heat and electricity. Why metals are good conductor of heat and electricity? Because it possess a number of free electrons. अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि मेटल्स जो हैं वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर्स क्यों होते हैं। आपको इस चीज़ का पता होना चाहिए कि वो बॉडी जो अपने अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा रखती है वो उसकी कंडक्टिविटी भी उतनी ही ज़्यादा होती है। आपको पता है इस चीज़ का कि मेटेलिक एटम जो होता है वो ग्रेटर इन साइज़ होता है, और जब एटम का साइज़ बढ़ जाता है तो शील्डिंग इफ़ेक्ट भी इंक्रीज़ करता है, शील्ड वीक हो जाती है, शील्डिंग इफ़ेक्ट बढ़ जाता है और न्यूक्लियर चार्ज में भी कमज़ोरी आ जाती है और न्यूक्लियर चार्ज इफ़ेक्ट इंक्रीज़ कर जाता है, जिसकी वजह से उस एटम के लिए इलेक्ट्रॉन का लूज़ करना जो है वो बहुत आसान हो जाता है। थोड़ी सी एनर्जी लगाकर या जब भी थोड़ी सी एनर्जी इन मेटेलिक एटम्स को मिलती है तो ये अपने वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स को बहुत जल्दी रिलीज़ करते हैं। अब जैसे ही वो रिलीज़ कर देंगे, अब वही इलेक्ट्रॉन्स जो कि एक एटम के साथ जुड़े हुए थे अब वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स बन जाते हैं। जो इलेक्ट्रॉन्स किसी एटम के साथ ना जुड़े हों वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं, और यही फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इस चीज़ के ज़िम्मेदार होते हैं कि वो इलेक्ट्रिसिटी को कैरी कर सके या फिर हीट को कैरी कर सके। तो मेटल्स में ये खासियत है कि आप थोड़ी सी एनर्जी फराहम करें तो वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ कर देंगे, और वही इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ज़िम्मेदार होते हैं इलेक्ट्रिसिटी को कैरी करने के। ठीक है, दे हैव द हाई डेंसिटी, इनकी कसाफत जो है वो ज़्यादा होती है, और दे आर हार्ड। इस बात का भी आपको पता है कि मेटल्स जो हैं वो आम तौर पे सख्त ही आपको मिलते हैं क्योंकि इनके अंदर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस हैं। अब हम देख लेते हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ कि मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ कौन सी हैं। दे इजीली लूज इलेक्ट्रॉन्स एंड फॉर्म अ पॉजिटिव आयंस, ये बहुत जल्दी इलेक्ट्रॉन को, बहुत आसानी के साथ इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देते हैं और ये पॉजिटिव आयन बन जाते हैं। आपको पता है कि जो भी एटम इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा आफ्टर लूजिंग देयर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स इट बिकम्स अ पॉजिटिवली चार्ज्ड स्पीशी, जैसे कि हम उसे कैटोइन कह सकते हैं। अब मेटल्स जो हैं, थोड़ी देर पहले ही मैंने आपके साथ जिक्र किया कि मेटेलिक एटम्स साइज़ में बड़े होते हैं, उनके लिए इलेक्ट्रॉन लूज़ करना बहुत आसान होता है। थोड़ी सी आयोनाइजेशन एनर्जी लगाकर वो अपने वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देते हैं और इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने के बाद अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज लेकर आ जाते हैं। तो इस वजह से मेटल्स के लिए इलेक्ट्रॉन को लूज़ करना जो है वो थोड़ा आसान होता है। दे रेडिली रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म अ बेसिक ऑक्साइड्स, मेटल जो है वो बहुत जल्दी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके बेसिक ऑक्साइड्स बना लेते हैं। दे यूजुअली फॉर्म द आयोनिक कंपाउंड्स विद नॉन मेटल्स, जब भी मेटल्स या मेटेलिक एटम्स की बात हो तो ये नॉन मेटेलिक एटम्स के साथ जुड़कर सॉल्ट बनाते हैं आमतौर पे, जैसे कि आपके सामने ग्रुप नंबर 17 के मेंबर्स हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टेटाइन। अब इन एलिमेंट्स के साथ ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के एलिमेंट्स मेटल्स हैं, वो जब भी रिएक्ट करेंगे तो या ग्रुप डी के जो एलिमेंट्स हैं वो भी मेटल्स हैं, तो ग्रुप डी के या ग्रुप एस के जो एलिमेंट्स हैं या ब्लॉक एस के और ब्लॉक डी के जो एलिमेंट्स हैं वो जब भी रिएक्ट करेंगे हैलोजेंस के साथ, ग्रुप नंबर 17 के मेंबर्स के साथ, तो ये हमेशा सॉल्ट बनाते हैं। दे हैव द मेटालिक बॉन्डिंग,
क्वाइट ऑब्वियस कि हम लोग मेटालिक बॉन्ड के बारे में बात कर रहे हैं या ऐसी बॉन्डिंग के बारे में बात कर रहे हैं जो कि मेटल्स के अंदर एग्जिस्ट करती है, तो उसे मेटालिक बॉन्डिंग ही कहेंगे। और मेटालिक बॉन्ड जो है वो आम तौर पे मेटालिक एटम्स और फ्री इलेक्ट्रॉन्स के माबैन बनने वाली बॉन्डिंग को मेटालिक बॉन्डिंग कहा जाता है। तो ये वो फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ थी मेटल्स की, जो कि आप लोगों को पता होना ज़रूरी है। इनमें से कोई भी शॉर्ट क्वेश्चन कहीं से भी आपको पेपर में आ सकता है। जैसा कि लेट कर ले फर्स्ट पॉइंट को कि वाई डू इट इज़ ईजी फॉर दैट एटम, या वाई डू इट इज़ ईजी फॉर मेटल्स टू लूज़ देयर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स। तो आपने इसका जवाब देना है कि मेटालिक आइटम्स आर ग्रेटर इन साइज़। यहाँ पे थोड़ी सी एनर्जी को इसको ज़रूरत होती है और वो अपने वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स को जो है वो लूज़ कर देते हैं। तो ये भी शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि मेटल्स जो है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करें तो किस किस्म के ऑक्साइड्स बनाते हैं, तो आपने जवाब देना है इसका बेसिक ऑक्साइड्स। यानी कहने का मकसद ये है कि आपको इस टॉपिक में से कहीं से भी किसी किस्म का भी शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। आप इस टॉपिक को बिल्कुल आम सा टॉपिक समझ के इग्नोर नहीं करेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो कहीं से भी आ सकता है आपको। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको जो है वो सारी बातें टॉपिक से रिलेटेड, चैप्टर से रिलेटेड या फिर इंट्रोडक्शन से रिलेटेड आपको समझ आ गई होंगी। आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।